नीट फिजिक्स में हर बच्चा अपना बेस्ट स्कोर लाना चाहता है, लेकिन लास्ट मोमेंट तक उसको डर सताता रहता है कि मेरे से फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे। बच्चों, आप अपना ड्रीम स्कोर फिजिक्स में अभी भी स्कोर कर सकते हो, 120, 130, 140, जो भी आपको लगता है, राइट। इन टॉप 15 फिजिक्स के चैप्टर को अगर आपने मास्टर कर लिया, इनका रिवीजन बेस्ट तरीके से लास्ट मोमेंट तक अगर आपने कर लिया, उनको सीख लिया, वो स्ट्रैटेजी, वो प्लान, किस टाइप के न्यूमेरिकल करने, किस तरीके से आपने अपना रिवीजन करना है। स्वागत है बच्चों आप सबका मेरी साहस सीरीज में, जिसमें ऑसम तरीके से उन टॉप 15 चैप्टर्स की मैं डिस्कशन कर रहा हूं, राइट। हर तरीके का न्यूमेरिकल, हर तरीके का कॉन्सेप्ट का बेस्ट तरीके से रिवीजन करेंगे और उसका एप्लीकेशन हम यहां पे कर रहे हैं, मतलब तुरंत उनका यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बच्चों, मैं आपको बता दूं, आपके 90 से लेके 1988 से लेके 2024 तक अभी तक जितने भी PYQ आए हैं, ट्रस्ट मी गाइज, उन सबका सॉल्यूशन आपके पास आएगा, उन सबको आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे और आपको ये सीक्रेट पता चलेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस अभी तक नीट में आए हैं, उन्हीं के सिमिलर क्वेश्चन आपके 2024 में आए, 2023 में आए, 2022 में आए। हर साल कहीं ना कहीं आपकी जो फिजिक्स में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, वहीं से एक्सट्रैक्ट होकर सेम क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे, सारे राज आपके सामने खुलते चले जाएंगे और आपको पता चलता जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 101% आपको पता चलेगा कि यार मैं फालतू में परेशान हो रहा था, फालतू में मैं इतनी टेंशन ले रहा था, या मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे से फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे ही नहीं। भाई होंगे, अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ इस लेक्चर को, इस सीरीज को कंप्लीटली, इस रिवीजन को, यू कैन से एक तरीके से क्रैश कोर्स है आपका, राइट। इसको फॉलो करोगे, नोट्स बनाओगे, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, चाहे मैं किसी भी तरीके से आपको सिखाऊंगा, मल्टीपल टेक्निक आपको बताऊंगा, मल्टीपल मेथड्स आपको बताऊंगा। बच्चों, काफी क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं और हमने इस टॉप 15 लिस्ट के कुछ चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आप जाओ, जो बच्चा नया है, जाओ प्लेलिस्ट देखो इसकी, साहस सीरीज के नाम से, रिवीजन 2025 नीट के लिए। अमेजिंग बच्चों, आज का जो लेक्चर मैं करने वाला हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहां पे कि भाई इसकी हिस्ट्री है, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्यों आपको करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे को इसमें फोकस क्यों करना चाहिए, क्योंकि मिनिमम समय इन्वेस्ट करके मैक्सिमम स्कोर किए जा सकते हैं। तो भाई यहां पे आपकी सबसे पहला, आज देखो 3 पार्ट में मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट में हम इसको स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट होने वाला है बच्चों आपका, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, दैट इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। भाई देखते रहना और लिखते रहना और नोट्स बनाते रहना, मस्त तरीके से एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, कैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट इज दैट, EM वेव्स। ओके सर, ओके। तो सबसे पहला इसमें क्या याद रखना है, इस वाली कैटेगरी में देखो, इसमें मैं A सेक्शन मान लेता हूं उसको, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों की, आपको पता होना चाहिए कि जो EM वेव है, ठीक है, वो ट्रांसवर्स होती है, ट्रांसवर्स इन नेचर। ओके सर, ऑल द वेव्स, ये जो आपकी होती है, ये ट्रांसवर्स होती है नेचर में। भाई मतलब सर, क्योंकि ये EM वेव है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट से मिलकर बनी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, ये आप सबको पता है, मतलब मेरे को पता है कि आप जानते हैं। और ट्रांसवर्स इन नेचर का मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, यानी जो डायरेक्शन होगी उनकी मोशन की, यानी वो परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू, ये आप माने, टू E वेक्टर एंड B वेक्टर, एंड E एंड B बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हम सबको पता है, ठीक है, ये हम सबको पता है भाई, ठीक है, ये हम सबको पता है कि भाई ऐसा होता है। ओके, कूल कूल, सुपर कूल। तो सर इसको करेंगे क्या, न्यूमेरिकल कैसे आएगा, चलो ठीक है। तो हमारे को याद है अभी, जो EM वेव होती है ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, उनमें दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर होते हैं और उन्हीं के परपेंडिकुलर वेव ट्रैवल कर रही होती है। देखो ध्यान से समझो, अगर ये एक्स एक्सिस है बच्चों, अगर ये वाई एक्सिस है एंड दिस इज योर जेड एक्सिस, तो पहला क्वेश्चन कैसे आएगा, सबसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, ये समझने का। अगर हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वाई डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रखा है हमने, और मैग्नेटिक फील्ड जेड के अलोंग, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में हमने कर रखा है, तो वो बोल रहा है वेव इधर को ट्रेवल करनी चाहिए, वो बोल रहा है जो वेव ट्रेवल करेगी वो इधर को करनी चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। तो जो ये वेव की डायरेक्शन है, देखो किधर को जा रहा है, अलोंग दिस, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन, ठीक है, ऑफ EM वेव्स की जो डायरेक्शन है प्रोपोगेट करने की, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। फिलहाल फॉर जस्ट
एग्जाम्पल लिया यार, डोंट वरी, बताऊंगा कैसे करोगे, न्यूमेरिकल कैसे आएगा। अभी तो जस्ट आपके दिमाग तक वो चीज मैं लेके जा रहा हूं, आपको पहचान करा रहा हूं कि आपने करना क्या है भाई, ठीक है। ओके सर, तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो अगर आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, तो उसका कंपोनेंट जो भी होगा, लेट्स सी ई नॉट प्लस जे कैप लिखूंगा ना, इसका जो भी कंपोनेंट होगा लेट्स सी बी नॉट प्लस के कैप लिखूंगा ना, तो मेरी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव किधर है, एक्स आई कैप की तरफ, यानी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव आई कैप की तरफ दिख रहा है। बस ये मीनिंग है इसका, मतलब दो कंपोनेंट है आपके पास बच्चों, आप देख सकते हैं, दिस इज योर y कंपोनेंट, दिस इज योर ये वाला आपका y कंपोनेंट है, और इस तरीके से मान लिया मैंने, इस तरीके से कि ये z है, ये आपकी तरफ, और ये y है, तो वेव इधर को ट्रेवल करके जा रही होगी। अंडरस्टूड, कूल। तो हमने क्या करना है, हाउ टू डिफाइन द डायरेक्शन। अब ध्यान से समझना, सबसे पहला क्वेश्चन आपका कैसे आएगा, यानी टू डिफाइन डायरेक्शन, न्यूमेरिकल कैसे आएगा, ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवलिंग, यानी जो प्रोपगेशन होगी ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव किधर को ट्रैवल कर रही है, उसको डायरेक्शन को कैसे डिफाइन करोगे बच्चों, इसके लिए आपने करना है फाइंड, आपने निकालना है फाइंड ई क्रॉस बी, आपने ये वैल्यू निकाल लेनी है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर गिवन होगा उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, वो जो भी आएगा, लेट्स सी आई कैप आया, जे कैप आया, या फिर के कैप आया, प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है, ये प्लस माइनस में कोई भी वैल्यू इसमें से आ सकती है। सपोज करो दो वेक्टर आपको गिवन है, ई वेक्टर बी वेक्टर, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद आपका प्लस आई कैप आ गया, तो हम बता देंगे जो हमारी वेव है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ ट्रैवल कर रही है। अगर जे आ गया तो हम बता देंगे माइनस जे आया तो वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होगी। दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग ईएम वेव। कूल। आफ्टर कैलकुलेटिंग ई क्रॉस बी, यानी इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। आप सब बच्चों को पता है हाउ टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, हाउ टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट। अब ये ऐसे मत करना कि नहीं सर ये भी नहीं आता है, ये आता है। अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उसमें सिखाऊंगा, फिर से बताऊंगा। डन डन डन, तो टेंशन नहीं है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। ओह यस, दिस इज द वेरी फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट, ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी जो हर बच्चे को याद होनी चाहिए, सेकेंड प्रॉपर्टी जो आपकी ईएम वेव होती है, ईएम वेव्स, ठीक है, ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ, ध्यान से समझना भाई, लाइट कहां पे, इन वैक्यूम, इन वैक्यूम बच्चों, वैक्यूम में अगर वो ट्रैवल कर रही है, फ्री स्पेस में वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, फ्री स्पेस की बात कर रहा हूं, उसमें ट्रैवल कर रही है, तो सी यानी इसी स्पीड के साथ वो ट्रैवल करती हैं। और सबसे पहला न्यूमेरिकल इसी से रिलेट करके बनेगा सबसे पहला रिलेशन इसी से रिलेट करके बनेगा। एंड इसीलिए फ्री स्पेस में सी को बच्चों हम लिख सकते हैं ई की वैल्यू ओवर बी की वैल्यू। आरएमएस वैल्यू हो सकती है दोनों की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की, या इसी को हम लिख सकते हैं कि सी ऑल्सो कैन बी रिटन एज द रेशियो ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, छोटा सा लेकिन खोटा सा फॉर्मूला है, आपने देखा होगा, न्यूमेरिकल जरूर आया है, जरूर आता है। कूल। अभी भी आया था भाई, 2023 में आया था आई थिंक, 2024 में तो सारे थियोरिटिकल थे, ऐसे उड़ा देंगे हम उनको, अभी कराऊंगा मैं, टेंशन नहीं है। तो सेकंड प्रॉपर्टी, या तो ऐसे लिख लो डायरेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आरएमएस वैल्यू दे रखी है, या उनकी पीक वैल्यू के टर्म्स में लिख लो, ये सी के इक्वल होगी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। ये गिवन होगा, ये पूछ लेगा, सी पहले से ही पता है, या फिर ये गिवन होगा, ये पूछ लेगा, सी पहले से ही पता है। आप समझ रहे हो, दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग। ओके ओके, सारी प्रॉपर्टी वन बाय वन सब कुछ बताऊंगा, कुछ नहीं छूटेगा। इस छोटे से प्यारे से क्यूट से लेक्चर में इसी का यूज करके हर बच्चे को न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ जाएगा, क्योंकि मैं एक भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ने वाला। और आपको ये तक बताने वाला हूँ, देखो सारे क्वेश्चन रिपीट हुए कि नहीं, और हर बच्चा सॉल्व कर सकता है। जो आपका ड्रीम स्कोर है, इस तरीके से प्रैक्टिस करके, डायरेक्ट अप्लाई करके, बेस्ट रिवीजन करके, हर बच्चा इस लेक्चर का यूज करके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता है। यस। ओके गाइस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। भाई कितनी प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी हमने देख ली है। थर्ड, वैसे तो इसी से लिंक करती है लेकिन पता होना चाहिए, यानी स्पीड ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव अगर वो किसी मीडियम में है, इन मीडियम, वो फ्री स्पेस में ट्रैवल नहीं कर रही है, किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है, तो कैसे निकालेंगे, बेस्ट न्यूमेरिकल आता है। तब हम स्पीड इन मीडियम की जब भी बात करें भाई लोग, तो स्पीड को लिखेंगे v और इसके लिखेंगे 1/√μ इंटू एप्सिलॉन। सपनों में देखना,
बोलने का नहीं। दिस इज द स्पीड इन मीटर पर सेकंड। एक न्यूमेरिकल आपका इंतजार कर रहा है, 4 नंबर्स 4 मार्क्स फ्री के मिलने वाले हैं अगर जस्ट आपको फॉर्मूला याद है, भर भर के आता है, ठीक है। ओके सर, व्हाट इज म्यू? दिस इज, पता है आपको, परमेबिलिटी, बट किसकी? मीडियम की। यानी ये बच्चों मीडियम की परमेबिलिटी, मीडियम परमिएबिलिटी। ओके, तो सर इसकी वैल्यू अगर हमें नहीं दे रखी तो क्या करेंगे? तब आप म्यू को लिखेंगे बच्चों, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट होती है ना, यानी फ्री स्पेस में जो म्यू नॉट होती है परमेबिलिटी, और ये रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, दोनों का प्रोडक्ट होती है म्यू। ये मीडियम की परमेबिलिटी है। समटाइम इफ नॉट गिवन यू कैन रिप्लेस बाय फ्री स्पेस परमेबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी। कूल ना? यस। सिमिलरली व्हाट इज दिस? दिस इज परमिटिविटी, परमिटिविटी, ठीक है, किसकी? मीडियम में, ठीक है। और अगर नहीं दे रखी तो आप लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, सबको पता है, सबको सपनों में आता है, इनटू एप्सिलॉन आर। मतलब बेस्ट तरीके से बच्चे ने याद रखना है, मस्त तरीके से। ये परमिटिविटी इन फ्री स्पेस वैक्यूम की, एंड दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। और समटाइम अगर रिलेटिव परमिटिविटी नहीं दे रखी बच्चों, इसी को के भी कहते हैं, और के क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहीं पे लिख रहा हूं डाइलेक्ट्रिक। मैं बोल रहा हूं ना, आप बस देखते जाओ, है ना, मेरे साथ चलते रहो भाई, आपका एक भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होने दूंगा ना, मैं बता रहा हूं। बस आपने अच्छे से अपनी कैलकुलेशन पार्ट पे ध्यान रखना है एंड आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा सर, अगर इनकी वैल्यू पुट करें तो और कैसे लिख सकते हैं? देखो भाई, अगर आपको डायरेक्ट मीडियम वाली वैल्यूज दे रखी हैं, परमेबिलिटी परमिटिविटी, तो डायरेक्ट पुट करो, वी आ जाएगा आपका। लेकिन अगर नहीं दे रखा है तो वी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 1/होल अंडर रूट। कैसे लिखेंगे बच्चों? ध्यान से आप समझेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो म्यू और ये वाले वैल्यू है आपके पास, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन राइट, दैट इज म्यू नॉट म्यू आर इंटू दैट इज एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? परफेक्टली लिख सकता हूं सर। तो अगर आप इसमें इसको इस तरीके से लिख ले कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वाली वैल्यू अलग कर लो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/अंडर रूट में बचेगा म्यू आर एप्सिलॉन आर। बच्चों अगर आपको मन की नजरों से नजर आए, ये क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैक्यूम में स्पीड है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला ही तो है ये, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला ही तो है भाई। हर बच्चे को पता होगा कि सी होता था 1/अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, स्पीड ऑफ लाइट। तो इसकी जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं, यानी सी और नीचे बचेगा अंडर रूट में म्यू आर एप्सिलॉन आर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सपने में आना चाहिए भाई लोग। Speed of light in vacuum, this is the speed of light in medium. Just put the relative value of permeability and permittivity if given in the question, तो ये ज्यादातर पूछा जाता है। ओह यस, और याद करो भाई, आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था, हर बच्चे ने पढ़ा था कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है ना पूरा रूट के साथ, ये वाला पार्ट, इसी को तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कहते हैं भाई। इसलिए आप v इक्वल टू सी बाय म्यू लिखते हो। अरे चांदे मेरे, टेंशन नहीं है, दिस इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओ माय गॉड, यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है भाई लोग अंडर रूट ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी। परमिटिविटी की जगह आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी लिख सकते हो इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ओ वाओ, यस, न्यूमेरिकल सी पता होता है, इनकी वैल्यू गिवन होगी, वी निकल जाएगा इन मीडियम। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, देख लो, गलत नहीं होने दूंगा। कैसा भी क्वेश्चन, कितनी भी हेरा फेरी करके आएगा। नेक्स्ट हेरा फेरी मूवी की पूरी मतलब प्लानिंग चल रही है भाई, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार एंड प्रिंस रावल, बाबू राव, ऐसे करके चलता था ना बंदा, तो भाई मजा आ जाएगा। और उसी तरीके से कैसे भी हेरा फेरी वो करके देगा, लेकिन हम मतलब करेक्ट करके आने वाले, हम फंसेंगे नहीं भाई उसकी हेरा फेरी में, राइट। तो आप देखें, आप मस्त तरीके से खुश हो जाएं और अपने नोट्स मेंटेन करें। न्यूमेरिकल में सारे कराऊंगा, पहले मैं रिवाइज कराऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द फॉर्मूला, हर बच्चे को जो पता होगा। अभी क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नहीं है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक कंप्लीट वन शॉट ऐसा दूंगा कि यार किसी बच्चे ने ना
ऐसा हो गया भाई, उसको अच्छी सी रिवीजन उसको उसने पहले नहीं किया, अच्छे वाले कॉन्सेप्ट उसके क्लियर नहीं हो, तो इस लेक्चर से सबका होगा क्लियर कॉन्सेप्ट। डन 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 बस। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं भाई, जल्दी से हो जाएगा, टेंशन ही लेने का। फोर्थ है ना भाई आपके पास, फोर्थ पार्ट है ना इसका, ठीक है सर। इसमें आपसे पूछेगा बच्चों एवरेज, समझना वेरी इंपॉर्टेंट, हालांकि इस पे क्वेश्चन 1-2 बार आया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर, कुछ भी हो सकता है। एवरेज इलेक्ट्रिक, ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी नहीं केवल डेंसिटी, याद करो एनर्जी डेंसिटी क्या होती थी, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। भाई अगर आपसे ये पूछे एवरेज इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी डेंसिटी, नाम याद रखना, गलती मत कर दियो, एवरेज की बात कर रहा है। कौन सी? एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा है। अगर मैं इसको लिखूं यू एवरेज इलेक्ट्रिक डेंसिटी, तो बच्चों ये होता है दैट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये होता है भाई एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट सबको पता है, व्हाट इज ई? ई यहां पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपकी होगी उसका मैग्नीट्यूड, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। एंड इसी के साथ, चूंकि भाई हमारे ईएमएफ तो दो कंपोनेंट से मिलकर बनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों इक्वल कंपोनेंट होते हैं, दोनों सेम अमाउंट के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, ध्यान रखना। यानी अगर आपसे पूछे एवरेज, इलेक्ट्रिक की जगह आ जाएगा बस मैग्नेटिक एवरेज डेंसिटी एज इट इज, ये होता है 1/4 बी का स्क्वायर बाई म्यू नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, दिस इज गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पे इनकी पीक वैल्यूज आप ले सकते हो, दीज आर द पीक वैल्यूज, जो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, ठीक है। और ये एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है, एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, और बोथ आर इक्वल। इनका जो अमाउंट होता है वो इक्वल अमाउंट में वो पार्टिसिपेट करते हैं, ध्यान रखने का, दोनों इक्वल अमाउंट में ही पार्टिसिपेट करेंगे, ये बिल्कुल क्लियर हो। लेकिन अगर वो पूछ ले इनकी टोटल, पूछे टोटल एवरेज इलेक्ट्रिक डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है, सपोज करो मैं इसकी लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक वाले की टोटल पूछ रहा है ना, समझ गए आप, टोटल की वैल्यू की बात कर रहा है। तो बच्चों आप सबको पता है टोटल, ये उसका एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है, उसकी एवरेज वैल्यू, ये इसकी टोटल वैल्यू होगी इसकी, तो वो होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। आप सबने पढ़ा भी होगा, एनर्जी डेंसिटी ये टोटल में आ जाती है, ठीक है। दिस इज योर टोटल वैल्यू। एक फॉर्मूला ये याद रख लेना भाई, मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन बच्चों अगर मैं इसी में बोल लूं फिफ्थ, नहीं इसी पॉइंट में लिखा रहा हूं मैं, अगर आपसे एनर्जी डेंसिटी ना पूछ के इंटेंसिटी पूछ ले, इंटेंसिटी, तो याद रखना इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी बच्चों होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इनटू सी, और सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट याद रखना भाई लोग, स्पीड ऑफ लाइट, एक एडिशनल फॉर्मूला ये याद रखना। अगर वो एनर्जी डेंसिटी एवरेज की बात नहीं कर रहा है, इंटेंसिटी की बात कर रहा है, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी निकालो, तो जो टोटल एनर्जी दिख रही है आपको हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इनटू सी कर देना, उसमें मल्टीप्लाई कर देना स्पीड ऑफ लाइट की, तो आपकी इंटेंसिटी निकल के यहां से आ जाएगी। कूल है, सुपर कूल है, ये याद रखने वाली चीज है, आपको याद रखनी पड़ेगी। एक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। लास्ट एक प्रॉपर्टी और बताऊंगा, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट करंट, उसके बाद ईएम स्पेक्ट्रम, फिनिश। दिस इज फिनिश। डन करेंगे सारे न्यूमेरिकल वन बाय वन, ऑल द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो भी आए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन थे, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फास्टेस्ट कैसे कर सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट थे, सब कुछ रिवाइज हो जाएंगे ना भाई। ओके बच्चों, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में एक चीज और आपने याद रखनी है। क्या सर? फिफ्थ वाली आ गई, मोमेंटम याद रखना, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है भाई। मोमेंटम अगर कभी भी पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, इसके दो पार्ट होते हैं बच्चों। पहला, फर्स्ट पार्ट किसके लिए? फॉर परफेक्टली, ध्यान से समझना, ये बोलेगा उसमें क्वेश्चन में, इसलिए पढ़ लेना, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, अगर वो एब्जॉर्बिंग सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम कहीं पे फोकस करा रहे हैं, किसी सरफेस पे स्ट्राइक करा रहे हैं, अगर वो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, सारी वेव को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इस कंडीशन में जो मोमेंटम होगा, P लिख रहा हूं मैं इस मोमेंटम को, दैट इज फॉर एब्जॉर्बिंग, ठीक है, ए भी लिख दिया, ये होगा बच्चों एनर्जी और स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है।
दिस इज एनर्जी, ई यहाँ पे एनर्जी है, चलो उसको मैं यू लिख रहा हूं जिससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें डिफरेंस क्रिएट हो जाए। तो यू इज द एनर्जी, ठीक है, एनर्जी इन जूल। सुपर सुपर, याद रखना। अगर मैं बात करूं सेकंड पार्ट की इसकी बच्चों, फर्स्ट पार्ट है दिस इज सेकंड कंडीशन फॉर, आपको याद होगा परफेक्टली, अगर वो रिफ्लेक्टिंग है भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ओ माय गॉड, यस माय गॉड, यस, दिस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, तो क्या करूंगा सर, तब मैंने क्या करना है, अगर वो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो गया बच्चों, तो ये जो मोमेंटम होगा ये रिफ्लेक्टिंग के लिए आर लिख दिया, तो बस इसको 2 टाइम करो, 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी बाई सी, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। भाई डायरेक्ट न्यूमेरिकल हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, सारी वैल्यूज गिवन होगी, हर बच्चा सॉल्व करके आएगा, क्या बात कर दे, यू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, ऑल दीज थिंग्स, राइट। फिर देखो कैसे उड़ाते हैं। अच्छा सर ठीक है, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं नेक्स्ट सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है, अगर आपसे मोमेंटम की जगह, ये क्या लिखा मैंने, मोमेंट लिख दिया मैंने, हाँ कुछ भी, मतलब कुछ भी, मोमेंटम, ठीक है बॉस। देखो भाई जल्दी जल्दी में फास्ट लिखने के चक्कर में कहीं ना कहीं कुछ डेटा इधर उधर हो सकता है। जैसे लास्ट लेक्चर में अगर मैं एसी की बात करूं, वहां पे मैंने वी आर एम एस को लिखना था, वी आर एम एस को वी नॉट बाई रूट टू, मैंने वी आर एस में लिख दिया था वी नॉट इंटू रूट टू, तो उसको करेक्ट कर लेना इन लास्ट लेक्चर, राइट। तो ये हो जाता है भाई, ठीक है। तो अब यहां पे अगर रेडिएशन प्रेशर पूछे, ठीक है, रेडिएशन ही तो है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उनका प्रेशर पूछे ना कि मोमेंटम, प्रेशर, अगर सर प्रेशर पूछेगा तो दोनों केस के लिए, एक फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, अब आप समझ जाएंगे हर बच्चा, ठीक है सर, दूसरा फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, परफेक्टली जो रिफ्लेक्टिंग होगा। तो भाई यहां पे जो प्रेशर होगा, देखो भाई प्रेशर होगा P, हालांकि मोमेंटम को भी मैं उसी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और प्रेशर भी ऑब्वियसली उसी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं आप पूरा प्रेशर ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों इसको इंटेंसिटी अपॉन C लिखना है, मतलब ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट टू द स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है। अगर एब्जॉर्बिंग है तो I बाई सी, और अगर इसमें लिखना है प्रेशर तो भाई लोग ये 2 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ I बाई सी। क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर सर प्रेशर नहीं आया, फोर्स पूछ लिया कि जब कोई भी लाइट ईएम वेव की जो रेडिएशंस होंगी किसी सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी, तो उस सरफेस के उस पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, सब बच्चों को पता है। प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया, तो बच्चों फोर्स निकालने के लिए इसमें बस इसका मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स आ जाएगा 2IA बाई सी, वैसे यहां पे कर दो तो फोर्स आ जाएगा IA बाई सी। बस ये देख लेना कि वहां परफेक्टली एब्जॉर्बिंग का केस है या रिफ्लेक्टिंग का केस है, बात बन जाएगी। यार देख लो, आप पूरे साल पढ़ाई करो, रिवीजन करो, या इस लेक्चर को ढंग से बेहतरीन तरीके से ऑब्जर्व कर लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो, उसका एप्लीकेशन कर लो, आपके फिर भी क्वेश्चन 101% सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और हर एवरेज से एवरेज बच्चा न्यूमेरिकल सॉल्व करके आने वाला है, ठीक है। क्या बात कर रहे हो, आपका वो ड्रीम स्कोर नहीं आएगा, इम्पॉसिबल। मेरे को ऐसा नहीं लगता, तुम्हें क्या लगता है? इसको पढ़ने के बाद, इसको सीखने के बाद जब इससे न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे, फिर देखो आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे जाता है। बॉस मेरे को बढ़िया स्कोर चाहिए हर बच्चे से, ध्यान रखने का बॉस, ठीक है। देख लो सब कुछ आपके सामने करेक्ट है, कैसे आएगा, क्या पूछेगा, सब कुछ आपके सामने, ठीक है ना। ओके सर। बच्चों हर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस कर ली है, मस्त कूल। छोटे छोटे 2 पॉइंट बचे हैं, 2 क्या, एक और मैंने ऐड कर दिया बाय द वे, 3 बचे हैं भाई, उसको भी उड़ा डालेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। करे क्या, देख भाई, हाउ टू राइट यानी इक्वेशंस, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ E एंड B वेक्टर्स। भाई एम वेव इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के कंबाइंड से बनी है ना भाई, उनका इक्वल अमाउंट से मिलकर बनाई गई है ना भाई, तो उनकी इक्वेशन भी तो लिखनी है। अगर मैं ये मान लूं कि वेव की ट्रैवल की, मान लिया मैंने कि वेव की ट्रैवल की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, इतनी खतरनाक वेव थोड़ा ही होती है, तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। भाई वेव का डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल में भी वाई, जेड और एक्स किसी पे भी हो सकता है, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे मान रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से ट्रैवल कर रही होगी सर, ठीक है। यानी डायरेक्शन जो ईएम वेव डायरेक्शन है, ईएम वेव डायरेक्शन मैंने यहाँ पे मान ली है, ठीक है, क्या, अलोंग एक्स एक्सिस पे जा रही होगी, यानी आई कैप वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे लिख दूं और इसको यहाँ पे लिख दूं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्लास 11th में ऑसिलेशन वेव यानी वेव वाला चैप्टर सबने पढ़ा है। साइनोसोडल जो ट्रैवलिंग वेव होती है, उनकी इक्वेशन हर बच्चे को पता होगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती थी। अगर मैं याद दिला दूं, साइनोसोडल ट्रैवलिंग जो वेव होती थी उसकी इक्वेशन होती थी y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स, ऐसे लिखते थे, या इसी को के एक्स वाला टर्म पहले लिख लो, y इक्वल टू a साइन ऑफ के एक्स माइनस प्लस ओमेगा टी, ऐसे लिखते थे। दिस इज द
स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ साइनोसॉइडली वैरिंग, यानी टाइम जो वैरिंग आपकी ट्रैवलिंग वेव होती थी, राइट, उसका इक्वेशन है क्लास 11 वेव्स में आपने पढ़ा था। अब ये यहां पे यूज करेंगे। अब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किसका हो रहा है, ई वेक्टर का, और किसका हो रहा है, बी वेक्टर का, और उनकी डायरेक्शन को ध्यान में रख लेंगे। देखो भाई ध्यान से समझना बच्चों, वाई किसका डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो, अगर आपने लिखना है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर, अरे यार नहीं, गलत होगा आपका एक भी क्वेश्चन, वो कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखोगे तो यहां बस ई लिख देना, और y की जो a होता है ये इसका एम्पलीट्यूड होता है, यानी y का मैक्स वैल्यू होता है, पीक वैल्यू होती है, तो ई नोट लिख देना। वेक्टर लगाना है तो वेक्टर लगा दो। अब यहां लिखेंगे साइन ऑफ क्या, अगर लिखना है ओमेगा टी पहले तो लिख दो, यहां लिखना है माइनस के एक्स, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है वो देख लो, y डायरेक्शन में, वहां होता है जे कैप, ये लिखना है। यानी यहां जो वेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। एंड के के साथ जो यहां पे वेरिएबल होगा एक्स की, वाई या जेड जो भी, ये बताएगा। ये जो के एक्स वाला टर्म है ना, एक्स मतलब अलोंग एक्स एक्सिस जा रही है, माइनस मतलब टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ट्रैवल कर रही होगी, ये डायरेक्शन बताएगा। दिस इज डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर अगर यहां प्लस होता तो एक्स तो अलोंग एक्स एक्सिस ही रहेगा, लेकिन प्लस का मतलब अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग जा रही होगी वो जो वेव होगी, ये ध्यान रखना। मतलब उल्टा, माइनस है तो प्लस डायरेक्शन में जा रही होगी, प्लस है तो माइनस एक्स, एक्स से पता चलेगा। ओ ओ ओ, अब देखो अगर बी का लिखना चाहते हो तो सर बी का भी लिख सकते हैं, तो बी वेक्टर इक्वल टू बी नोट, उसकी पीक वैल्यू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस, है ना, के एक्स, एक्स तो जरूर है क्योंकि हमने मान लिया कि एक्स एक्सिस पे जा रहा है, और माइनस का मतलब पॉजिटिव पे, लेकिन बी वेक्टर किधर को एक्ट कर रहा है, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड, और जेड पे पॉजिटिव पे क्या होता है, के कैप। दिस इज हाउ यू कैन राइट गाइस, दिस इज हाउ यू कैन राइट द इक्वेशंस। कूल, सुपर कूल। अब ध्यान से समझो, अगर सर ऐसा होता कि भाई वेव जा रही होती इस डायरेक्शन में, तो बच्चों यहां वाई लिखते, ई एक्स पे आता तो वहां आई कैप लिखते। इतना समझ गए होंगे हर बच्चा, राइट। और देखो इसका जो कोफिशिएंट है ई नोट है, इसका कोफिशिएंट है बी नोट, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या लिखाई थी मैंने, ई नोट बाई बी नोट, यहीं से निकाल लेना। कुछ भी निकालना होगा, फ्रीक्वेंसी निकालनी है टी के कोफिशिएंट से मिल जाएगी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। और ये जो के है बच्चों, यहाँ एक्स का जो कोफिशिएंट होता है इसी को कहते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट, प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो लोकेशन बताएगा भाई उसकी, और इसकी वैल्यू होती है बच्चों 2 पाई बाई लैम्डा। याद रखना 2 पाई बाई लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, तो यहां से के की वैल्यू भी आ जाएगी पर मीटर, 2 पाई बाई लैम्डा। याद रखने का, याद रखने का, याद रखने का। और इसको तो आप लिख ही सकते हो 2 पाई बाई पीरियोडिक जो टाइम होता है। कूल कूल, बस इससे ज्यादा तुम्हें जानकारी लेने की जरूरत है ही नहीं। दिस इज ऑल अबाउट योर डायरेक्शन, हाउ टू राइट द इक्वेशन एंड ऑल। बाकी न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे ना भाई, वहां सीखेंगे ना भाई, बहुत क्वेश्चन करने हैं ना यार, क्या बात कर रहे हो। आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, टेंशन मत लो। आपको औसम तरीके से सारी चीजें सिखाऊंगा, उनको अप्लाई कराऊंगा, सारे न्यूमेरिकल साथ में बिठा के कराऊंगा, तब तुम करोगे। ह्यूमन साइकोलॉजी है, अन्य तो निकल लोगे पतली गली से। ठीक है, चलो भाई बाद में करेंगे, एंड ऑल दिस एंड दैट साथ में करेंगे ना, फिर देखो कैसे नहीं होंगे क्वेश्चन। मजा आ रहा है कि नहीं, मुस्कुरा दिया करो यार है कि नहीं, बताया करो मेरे को, ठीक है, तुम्हें समझ आ रही है चीजें, एंड आपके फंडे क्लियर हो रहे हैं, और जब हम इनको अप्लाई करेंगे तो मजा आएगा, फास्ट स्पीड में आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। क्यों नहीं होंगे भाई, जब सारे न्यूमेरिकल, सारे कॉन्सेप्ट बेस्ट तरीके से समझ में आएंगे, फिर उनको अप्लाई करेंगे। आपने पूरे साल भर भी तो मेहनत करी है, आप टेस्ट भी तो दे रहे हो, मॉक टेस्ट भी दे रहे हो। हर बच्चे के लिए जो मॉक टेस्ट दे रहा है उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, उसमें आप लेक्चर को फॉलो करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, और जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो उसको दोबारा घर आके सॉल्व करो, क्या गलती है कि उनको करेक्ट करो, फिर देखो नेक्स्ट टेस्ट में आपके 100% स्कोर इंप्रूव करेगा। पक्का 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 एंड पक्का। चलते हैं आगे। चलो बच्चों जल्दी से बता देता हूं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। वाह, न्यूमेरिकल आता है, आता है, आता है, ठीक है। यानी मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। कूल कूल। वैसे ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, मैक्सवेल साहब ने इसको कहां से निकाला, ठीक है, मैक्सवेल साहब ने इसको कहां से निकाला भाई, अगर आपको याद हो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर आपको याद होगा, दिस इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल वैक्टर म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड होता था कि नहीं, किसी भी क्लोज्ड लूप के लिए, ठीक है। ओके कूल, सुपर कूल। अगर उसने बोला कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये आपके पास बनेगा, इसका जो क्लोज्ड इंटीग्रल होगा बी डॉट डी एल, ठीक है, ये वाला म्यू नॉट ये होता था,
तो उसने बोला कि भाई दैट इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट। तो वहां पे एक स्पेसिफिक तौर पे जो कैपेसिटर की प्लेट्स होते हैं उनके बीच में एक एडिशनल करंट बन रही है वहां पे, और दो आपकी जो ओरिजिनल करंट होती है कंडक्शन करंट, अगर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग है, वो अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है तो एक एडिशनल करंट बन जाती है, उसको डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया गया और इसको मॉडिफाइड किया गया। यानी इसको मॉडिफाइड किया गया, और किसने किया भाई? मैक्सवेल ने। मॉडिफाइड जो रिलेशन है वो क्या बनाया उसने, है ना, समझना, उसने बनाया बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट। तो ठीक है, ये जो करंट है कंडक्शन, इसके साथ एक एडिशनल करंट और आनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट करंट, आई डी, इसको बोला गया डिस्प्लेसमेंट करंट, एंड दैट करंट इज डिफाइंड बाय एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर डी टी। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा होगा भाई, फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ये करंट यहां पे बन के तैयार हो गई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। या तो इसको ऐसे लिखो, या फाई होता है ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया बाहर आएगा तो एप्सिलॉन नॉट ए, कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा होगा, टाइम वेरिंग, डिफरेंशिएट करना, यहां पुट करना, आंसर आ जाएगा। और आप सब बच्चों को पता है कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वी बाई डी, यानी उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, पोटेंशियल के टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो बच्चों इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सी डी वी ओवर डी टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। सी इज द कैपेसिटेंस, दिस इज कैपेसिटेंस, एंड दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। कमाल हो गया सर, यस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां पे आप इसको रख सकते हो, ये एक करेक्ट, और ये आपका जो कंसिस्टेंट जो फॉर्मूला उन्होंने बनाया, जो इक्वेशन बनाई, वो ये बनी, है ना। इसको उसने बोला था भाई नहीं, ये नहीं चलेगा भाई, हर जगह ये वैलिड नहीं है, क्योंकि प्लेटों के बीच में जो गैप है वहां पे एक एडिशनल करंट है, वहां पे ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, कूल 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 कूल। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे सब बताऊंगा, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। हर बच्चे को फॉर्मूला देख लो, एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा होगा तो यहां से निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा होगा तो यहां से निकल जाएगा। अगर आपको केवल कैपेसिटेंस दे रखी होगी, समझ जाना, पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना, सी से आईडी आ जाएगी, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट। ओहो, और एक चीज और याद रखना, वो जो प्लेटें यूज की गई थी कैपेसिटर की, भाई लोग, ये जो प्लेटें थे, है ना, इस पे जो भी करंट जा रही है, अगर इसको चार्ज किया जा रहा है, यानी ड्यूरिंग चार्जिंग, याद रखना बच्चों, ड्यूरिंग चार्जिंग जो डिस्प्लेसमेंट करंट की डायरेक्शन होती है बिल्कुल वो सेम आई, यानी कंडक्शन जो ओरिजिनल करंट है उसी की डायरेक्शन में बनेगी ड्यूरिंग चार्जिंग। और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग अगर हो रहा होगा, डिस्चार्जिंग आप समझना, डिस्चार्जिंग के केस में डिस्प्लेसमेंट करंट ओरिजिनल करंट के अपोजिट क्रिएट होगी, अपोजिट इन बिटवीन द प्लेट्स जो डिस्प्लेसमेंट करंट बनती है। ये स्टेटमेंट याद रखना, यानी ड्यूरिंग चार्जिंग जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इंक्रीज कर रहे होंगे तो आपके डिस्प्लेसमेंट करंट सेम डायरेक्शन में बनेगी, जो ओरिजिनल करंट है, कंडक्शन करंट है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो टाइम वेरिंग है उसको डिक्रीज कर रहे होंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में बनकर तैयार होगी। इस पे भी क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, इस पे भी क्वेश्चन आया था। देखो कमाल की चीज, देखो बस इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा तुम्हें याद रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं बच्चों। अब मैं आपको बस ईएम वेव स्पेक्ट्रम बता देता हूं, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, वो तो हर बच्चा खुद भी कर सकता है यार, उस पर हर साल एक नया क्वेश्चन आ ही जाता है, तो वो बच्चा कर सकता है। फिर ये फिनिश, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू गाइज। अब इसका एप्लीकेशन करेंगे, सारे न्यूमेरिकल करेंगे, ईयर 2024 से स्टार्ट करेंगे, 2023, 2022 और 90s तक जाएंगे। मस्त बने रहना मेरे साथ पूरे इस लेक्चर में, ऑसम रिवीजन करके दूंगा, वन शॉट बेहतरीन होगा। कहने के लिए वन शॉट नहीं होगा, आप बच्चों के लिए होगा, आपको आएगा, मेरे को तो आता है, आपको आएगा, आपको सिखाना है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराने, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके बच्चों, अब लास्ट पार्ट आपको बता देता हूं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो स्पेक्ट्रम है उसमें जितने भी वेव्स हैं आपके पास, रेडियो से लेके लास्ट गामा रेज तक, सब पे डिपेंडेंट क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, लगभग हर साल ही आ जाता है भाई उन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन। तो आपको बस समझ में आना चाहिए कि उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ का, बाकी तो आप बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे बात करूं भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हर बच्चों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? वेवलेंथ का, वेवलेंथ का लिखूंगा मैं। ठीक है भाई, वेवलेंथ का लिखूंगा चांदी मेरे, डन डना डन। देखो भाई, अगर आप याद रख सको तो याद रख सकते हो फटाक से, देखो RMI याद रहेगा, मेडिकल डिपार्टमेंट वालों सबको याद रहेगा RMI। ठीक है, याद रहेगा ना, रिलेट करा सकते हो ना मेडिकल टर्म्स में यूज होने वाले टर्म का, RMI VUXY, बस हर बच्चों को याद हो जाएगा, RMI VUXY। अगर फंडा लिखना है, देखो राम, ऐसे ऐसे समझना, कैपिटल लेना, बाकी सब स्मॉल लेना। ठीक है, राम, फिर लिखना मनोज, ठीक है,
आई का मतलब इंडिया, बाकी छोटे लिखना, फर्स्ट वाला जो लेटर है वो कैप में होना चाहिए, इंडिया से है, ठीक है, एक स्टेटमेंट हो गया। वी यू, ठीक है, यानी विनोद यूएसए से है। एक्स वाई लिखने की जरूरत नहीं, वो लास्ट है, वो तो याद ही रहेगा, ठीक है। अब देखो जो उसका पहला लेटर है आर, मतलब दिस इज फॉर रेडियो वेव, रेडियो वेव्स, ठीक है, यहीं से देख सकते हो आप, ठीक है। एम फॉर माइक्रोवेव, माइक्रोवेव्स हर बच्चों को याद है। आई फॉर व्हाट इज इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है बस हो गया। वी का मतलब बच्चों विजिबल, है ना, विजिबल रेज जो होंगी आपके पास, ठीक है। यू का मतलब अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट जो होंगी बच्चों, ठीक है, याद आ रहा है सब कुछ। और एक्स वाई सबको पता ही है, दैट इज फॉर एक्सरे, ठीक है। अगर मैं यहां लिख देता हूं एक्स वाई हो गया एक्सरे से रिलेटेड, और ये होगा गामा रेज। सिंपल, कूल, सुपर कूल, कुछ करने का इच्छ नहीं, बस ये याद रख लो। राम मनोज इंडिया से है, विनोद यूएसए से है, जो कि नहीं है तो इंडिया से, बट मैंने आपको सिखाने के लिए बना दिया। तो आर एम आई वी यू एक्स वाई, तो देखो भाई सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होती है रेडियो वेव की होती है, फिर अभी डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा, फिर माइक्रो जो इस ऑर्डर में मैंने लिखा आर एम, फिर इंफ्रारेड होगी, ठीक है, आई, फिर किसकी होगी वी, लैम्डा, सॉरी लैम्डा, दिस इज लैम्डा गाइज, तो लैम्डा फोर किसकी हो जाएगी भाई वी, और फिर आएगी भाई लैम्डा फोर किसकी, दैट इज यू, और सबसे फिर लास्ट में एक्स, और सबसे कम किसकी होगी, दैट इज गामा रेज। यानी गामा रेज की जो सबसे मिनिमम किसकी होती है, सबसे मिनिमम होती है गामा रेज की, ठीक है। सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो वेव्स की। इसमें बहुत सारे एएम एफएम ये सब आते हैं, शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव सब कुछ आते हैं इसमें, है ना। एएम वेव जो होती है, एफएम वेव जो होती है, शॉर्ट वेव जो होती है ना, लॉन्ग वेव जो होती है, ठीक है। इसलिए इनका जो ऑर्डर जाता है बच्चों को 10⁻³ मैक्स इतना मीटर तक जाता है, 2 भी होता है उसमें, 1 भी है उसमें, इस तरीके से सब कुछ है। माइक्रोवेव का जो ऑर्डर होता है 10⁻² मीटर तक का होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। और जो इंफ्रारेड होता है 10⁻5 मीटर के आसपास के इसी रेंज में रहेगा, मतलब इन दोनों के बीच में देखना, है ना। और जो ये है विजिबल वाली देख लो आप, दैट इज 10⁻⁻ आपका 6 रहेगा। और अल्ट्रा वायलेट की अगर मैं बच्चों बात करूं, अल्ट्रा वायलेट का कितना रहेगा लगभग, उसके बाद एक्सरे को आप देख लेंगे 10⁻8 का रहेगा, एंड दिस इज 10⁻10 का रहेगा, और लास्ट 10⁻12 मीटर का ऑर्डर रहता है। इससे भी आप बता सकते हो, लेकिन फंडा मैंने आपको बता दिया है। हर क्वेश्चन हिस्ट्री में जो आया सारा हो जाएगा आपसे, कोई पंगा नहीं होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, किसकी वेवलेंथ सबसे कम, उनका ऑर्डर क्या है मैंने लिख दिया है, दिस इज योर, है ना, दिस इज योर। अगर आप इस तरीके से देखेंगे, दिस टू दिस, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इधर से इधर जाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये तो आपने अंडरस्टैंड कर लेना। और क्या क्या रहेगा ये सब कुछ आपके सामने, ऑर्डर ये जरूर रख लेना। कभी कभी डेटा दे देता है पॉजिटिव में वैल्यू रेडियो वेव की, फिर नेगेटिव में स्टार्ट हो जाती है माइक्रोवेव से, और कौन कितनी कम है कौन कितनी ज्यादा, उसके अकॉर्डिंग आप पहचान कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। तो बच्चों ये थी आपकी सारी की सारी चीजें, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी जानकारी आपको नहीं होगी तो भी चलेगा। अब बेस्ट रिवीजन आपका हो चुका है, बेस्ट तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। स्टार्ट करेंगे अब सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना। क्विक रिवीजन तो नहीं हुआ, हालांकि मैंने एक्सप्लेनेशन करते 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 आपको सब कुछ समझाने के चक्कर में इसको थोड़ा सा और लेंदी बना दिया, लेकिन बेस्ट भी तो है ना यार। अगर मैं केवल फॉर्मूला लिख देता आपको समझ में भी नहीं आता कैसे करूं कैसे करूं, कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे अप्लाई करूं, उससे भी क्या फायदा, है ना। एक रिवीजन है तो बस समझाते हुए भी होना चाहिए। अब इनका एप्लीकेशन करके न्यूमेरिकल कर लेंगे, उसमें समय नहीं लगेगा क्योंकि न्यूमेरिकल करने, क्योंकि हमें पहले से पता क्या कॉन्सेप्ट है, पहले से पता क्या फॉर्मूला है, बस अप्लाई करना है, कैसे करना है वो सीखना है, बस कैसे करना है वो सीखना है बस। मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। कैसे लगता है आपको कि आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, अब लग रहा है नहीं लगेगा, डर खत्म हो जाएगा। अगर आप हर लेक्चर को प्रॉपर वे में अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपका डर ही फिनिश हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार मेरे मार्क्स ना बहुत अच्छे आ सकते हैं। बिल्कुल ओके बच्चों, हियर वी गो, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। तो न्यूमेरिकल की शुरुआत हो चुकी है भाई। अब देखो सारे रिवीजन मस्त तरीके से हो गया, अप्लाई करते हैं, सारे क्वेश्चन को फटाफट फोड़ डालते हैं, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाएंगे और उनका एप्लीकेशन करके देखेंगे तो हम फील करेंगे मतलब क्वेश्चन हो रहे हैं, क्वेश्चन का सारा कॉन्सेप्ट हमारे को पता है। एक पर्टिकुलर लेक्चर को देखकर ही हम सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं पूरे के पूरे। लेट्स सी 2024 में पहला क्वेश्चन क्या था, चलो देख लेते हैं। स्क्रीन पे है आपके सामने, देख लो, पढ़ लो, उड़ा डालो। मेरे ख्याल से हर बच्चा कर सकता है, ये पॉइंट तो मैंने लास्ट में अभी बताया भी है। उसने बोला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी थ्रू अ रजिस्टर। कैपेसिटर को ना चार्ज किया जा रहा है, मतलब चार्जिंग वाला केस है, ठीक है।
इफ आई इज द करंट इन द सर्किट देन इन द गैप बिटवीन द प्लेट्स, है ना, सर्किट में तो करंट आई, जो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, ये कैपेसिटर की पहली प्लेट है, प्लेट 1 प्लेट 2, और इसमें जो करंट है वो तो जा ही रही है, लेकिन इनके बीच में जो करंट होगी, इनके बीच में जो करंट होगी, राइट, उसकी बात कर रहा है ना, तो यार वो तो आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट ही होती है, तो उसके बारे में बात कर रहा है। देयर इज नो करंट, नहीं नहीं नहीं, ड्यूरिंग चार्जिंग अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहे होंगे वहां पे तो एक एडिशनल करंट तो वहां बनती है भाई, तो ये तो नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट करंट होगी जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई होगा, फ्लो इन द सेम डायरेक्शन एज आई। अगर चार्जिंग का केस है, अगर आपका चार्जिंग का केस है और चार्जिंग के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड उसने बोला भी है डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई, यानी जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगी वो आई के ही इक्वल होगी, बिल्कुल सही है, और इन सेम डायरेक्शन होगी अगर चार्जिंग का केस है। बस इसी पर टिक कर दो, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। सी ऑप्शन देखोगे, डिस्प्लेसमेंट करंट मैग्नीट्यूड आई के इक्वल है, फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन में तब फ्लो करती है जब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डन 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 डन। ओके सर, बाकी और कोई ऑप्शन दैट इज नॉट करेक्ट, दिस इज द सिंपल वन, 4 मार्क्स बच्चा लेके आ सकता है अगर आपको ये पता है। अगर ये पता है बच्चों, याद रखना, अगर ये पता है, यानी ID को आप dq अपॉन dt, जिसको हम कंडक्शन करंट ही कहते हैं, इसके इक्वल लिख सकते हो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ठीक है, चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मजा आएगा आपको, हर कॉन्सेप्ट हर फॉर्मूला रिवीजन में देखने को मिलेगा, उनका एप्लीकेशन न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे सब कुछ देखने को मिलेगा भाई। क्वेश्चन पढ़ते आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ करने का नहीं है। तो प्रोपर्टी से ही आ गया, जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखा है उन्हीं से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन अ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में जो वेव ट्रैवल कर रही है, बताओ इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, वो तो है, वो तो अभी देखो तुम्हें पता ही है। एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही है, दोनों की एनर्जी डेंसिटी सेम होती है, सेम अमाउंट वो वहाँ पे यूज करती है। ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ दिस 1/√μ0 यस, इसी भाई फ्री स्पेस में अगर अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग में, फ्री स्पेस में जो c होती है 1/√μ0 है, यही तो होती है उसकी वैल्यू, क्योंकि फ्री स्पेस में वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट c ट्रैवल करती है। बिल्कुल सही है भाई, यहाँ तक तो प्रॉपर्टी सारी मैच कर रही है, लास्ट ही होगा फिर तो। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द चार्जेस मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, हाँ ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं बताया था बच्चों। जो EM वेव होती है ना, ये EM वेव जो होंगी, ये उसने बोला है यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करने वाले चार्ज की वजह से होती है, नहीं। जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब जो एक्सलरेटेड जो चार्ज होता है, जो एक्सलरेट करते हुए जा रहा होता है, ध्यान से समझना, यानी यूनिफॉर्म स्पीड से ये क्रिएट नहीं होती है ना, ये एक्सलरेटेड सिचुएशन चार्ज जो पार्टिकल होता है ना, एक्सलरेटेड ओके, जो चार्ज पार्टिकल होता है उससे क्रिएट होती है, जो चार्ज पार्टिकल होता है उससे क्रिएट होती है, ना कि ऐसे चार्ज पार्टिकल से जो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा। तो ये आपका दिस इज द नॉट द प्रॉपर्टी है ना, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। पता होगा तो कर लेंगे। 2024 के ये क्वेश्चन थे, 4-4-8 नंबर फ्री के थे ना, आप खुद बताओ, न्यूमेरिकल तो कुछ नहीं था। किसी बच्चे ने अगर बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तभी वो टिक 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 कर सकता था। अब देख लेते हैं 2023 के भाई, सारे इस तरीके से ही करेंगे, हम सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे भाई। ओके बच्चों, 2023 में भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड है, अमेजिंग है नो डाउट। एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर C, ठीक है, AC सोर्स है। अब AC का भी यूज हो गया यहाँ पे, तो भाई तो मतलब AC का रिलेटेड कुछ ना कुछ तो बोलेगा वो, पक्का AC सोर्स है, AC सोर्स से कनेक्ट किया है, ठीक है सर, कैपेसिटर है C, ओके सर। उसने बोला ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब AC सोर्स की जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर हम उसको डिक्रीज कर दे, इट डिक्रीजेज, अगर आप डिक्रीज कर रहे हो मतलब कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया आपने AC सोर्स के साथ, पर उसकी फ्रीक्वेंसी को आप डिक्रीज कर रहे हो, तो इसका क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा वो देखना है। उसने बोला डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीजेज, डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेज, कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेज। मतलब दो अलग अलग टर्म को समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहले बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बताओ, इंक्रीज करेगी डिक्रीज। कैपेसिटिव रिएक्टेंस आप सब बच्चों को पता है 2πfc होता था। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को आप डिक्रीज कर रहे हो तो आप देख सकते हो XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर इसको डिक्रीज करोगे तो इंक्रीज करना चाहिए, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो सर इंक्रीज करेगा, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, कांस्टेंट और डिक्रीज वाला है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस वाला तो करेक्ट नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट करंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान से देखो, मैं आपको बताऊं 2021 में जिस टाइप का क्वेश्चन आया था, इससे वही क्वेश्चन यहाँ पे 2023 में इस तरीके से आपका पूछ लिया गया है। 21 में आता है, उससे पहले आता है शायद, मतलब मे बी, मतलब ऐसा था कुछ, मतलब ये सारे क्वेश्चंस ना ऑलरेडी कहीं ना कहीं तुम्हारे एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके थे, फिर से यहाँ रिपीट हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट सेम लगा के देखो।
अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट करंट को बताना है कि डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी बाय डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, तो आपको पहले उसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बनाना पड़ेगा ना। और अगर यहाँ एसी सोर्स है और उसका वोल्टेज अगर मैं मान लूँ वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, यही तो होता था, ऐसा ही तो टाइम वेरिंग साइनसोइडल टाइम वेरिंग हम वोल्टेज लेते थे। तो भाई देखो, अब आपको बताया था मैंने, जब भी वोल्टेज पता हो तो हम लिखेंगे, और कैपेसिटेंस पता हो तो हम लिखेंगे सी डी वी ओवर डी टी। यूज दिस फॉर्मूला गाइस। तो सी इंटू डिफ्रेंशिएशन करो वी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जब आप इसको dv ओवर dt निकालेंगे ना भाई, वी नोट आएगा साइन का cos ओमेगा टी हो जाएगा, और ओमेगा टी का इंटू ओमेगा होगा, यानी वी नोट इंटू ओमेगा इंटू cos ओमेगा टी होगा चांदी। तो यहाँ लिखोगे वी नोट ओमेगा cos ऑफ ओमेगा टी, और देखो ध्यान से, ये देखो फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, अगर हर्ट्स में लिख रहे हो तो याद दिख रहा है सी वी नॉट 2 पाई एफ कोस ओमेगा टी। और इस फॉर्मूले से आपको नजर आ रहा है कि जो आई डी है वो एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंक्रीज करोगे इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज करोगे डिक्रीज होगी, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज होगी अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है। दिस इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, हर बच्चे से नहीं होगा और उसको कॉन्सेप्ट नहीं पता, ये ध्यान रखना। तो डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ डिक्रीज कर रही होगी। दिस इज योर करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। अमेजिंग ना, अमेजिंग। एक और क्वेश्चन था उसको भी देखते हैं मस्त तरीके से। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ये तो बहुत ही घना आसान था, हर बच्चा करेगा, फोड़ फोड़ के करेगा। आंख बंद कर लो, पढ़ लो। अच्छा सर ऐसे पढ़ सकते हैं? एक बार पढ़ो, आंख बंद करो, फिर सॉल्व कर लो, हो जाएगा यार। ऐसा क्वेश्चन है। उसने बोला इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट दे रखा है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट कितना है कितना है कितना है कितना है कितना है 48 वोल्ट पर मीटर। किस फ्रिक्वेंसी पे ट्रैवल कर रही है? 2 इंटू 2.0 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स पे, ठीक है। एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकालना है, ठीक है। और ये एम्पलीट्यूड दे रखा है ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का जो है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट साइनसॉइडली विद दिस एंड एम्पलीट्यूड दे रखा है, यस दिस इज ई नॉट। ये जरूर याद रखना, ई आर एम एस वैल्यू तो नहीं है उसकी, एम्पलीट्यूड होना चाहिए, मतलब पीक वैल्यू होनी चाहिए। तो ये तो आपको पता है, सी ई नोट बाई बी नोट होता है, ये निकालना है। ल कर लो बात। तो ई नोट बाई सी करो भाई। देखो मेरा हाथ फास्ट चलेगा, आपको फास्ट समझना है, आप हर बच्चे कर सकता है। दैट इज 48 और सी आएगा 3 इंटू 10 की पावर 8, ये आप सबको पता है। 16 10⁻8 लिख दो, या 1.6 इंटू, जैसे उसने ऑप्शन बनाए हैं ऐसे लिख दो। चलो भाई, हाँ, क्या बात कर रहे थे सर। यस, इतना टेस्ला आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड आउट योर ऑप्शन, दैट इज द डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। ये 2023 के क्वेश्चन आएगा। यू जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर आप 2023 में होते तब भी 8 मार्क्स आ जाते, 4 में होते तब भी 8 मार्क्स आ जाते, और भी बताऊंगा 2022 में होते तो कितने क्वेश्चन आए और वहां से भी 8 मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, सब बताऊंगा। टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन नहीं लेने का, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, सुपर 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 कूल सर। चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। मजा आएगा आपको हर क्वेश्चन की सिचुएशन अंडरस्टैंड करने को मिलेगी, न्यूमेरिकल सॉल्व करने को मिलेगा, मजा आएगा। हर क्वेश्चन में एप्लीकेशन करेंगे, हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेस्ट वे में, बेस्ट वे में। चलो भाई बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है उसकी कहानी। मेरी जुबानी और क्वेश्चन को देखो और पढ़ो और उड़ा दो, उड़ा दो। जरूरत नहीं है मेरी तरफ देखने की, बॉस देख लो, इधर देखो, क्वेश्चन को उड़ा दो। ऑप्शन देखते ही ओ यस, वो बोल रहा है अगर भाई व्हेन लाइट प्रोपोगेट थ्रू द मटेरियल मीडियम, अगर लाइट आपकी जो प्रोपोगेट कर रही है मटेरियल मीडियम में, तो बताओ उसकी स्पीड क्या होगी? पता है आपको यार, पता है, c बाई अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर ही होगी अगर स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में है, और अगर मीडियम के टर्म्स में है तो अंडर रूट ऑफ म्यू ऑफ मीडियम एप्सिलॉन ऑफ मीडियम होगी। ये ऑप्शन करेक्ट है। दिख रहा है आपको? कुछ करने का इच नहीं, टेंशन लेने का इच नहीं। ये 2022 में आया था, ठीक है, देख पा रहे हो। और भी था, कुछ और कैटेगरी से हो सकता है, मे बी डिस्प्लेसमेंट करंट से हो सकता है, या मे बी वेवलेंथ वाला स्पेक्ट्रम वाला हो सकता है, देखेंगे आगे चल के। फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी मेरी जुबानी क्या है इसकी कहानी। देखो ये सेम आ गया, मैं बोल रहा था ना आपको 2021 में 2023 में सेम ही क्वेश्चन तो था। अच्छा कैसे? देखो बस पूछने का तरीका अलग था। उसने बोला कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस ये है, कनेक्टेड टू अक्रॉस द सोर्स ऑफ वोल्टेज वी इज गिवन बाय दिस। ओके ओके ओके, एक कैपेसिटर है और एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया है। एसी सोर्स का वोल्टेज है वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, कैपेसिटेंस सी है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या, करंट क्या होगी? कर ले बात, अभी बताया भाई। डिस्प्लेसमेंट करंट व्हेनेवर वेलोसिटी, इसका पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के टर्म्स में फॉर्मूला सी डीवी ओवर डी टी होता है भाई। और यहाँ तो ऑलरेडी दे रखा है, डिफ्रेंशिएट करो, अभी तो निकाला था यार। सी जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे वी नॉट एज इट इज कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, इंटू ओमेगा बाहर आएगा क्योंकि ओमेगा टी का 1 होता है, ये सबको पता है। सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, बस ऑप्शन मैच करा लो। अगर यहीं तक है, नहीं होगा तो उसको ओपन करके 2 पाई आप लिख देना। दैट इज योर आंसर एंड दैट इज आई थिंक बी ऑप्शन। या
दिस इज द करेक्ट आंसर। कूल, सुपर कूल, सुपर कूल, मस्त मस्त मस्त। चलते हैं आगे। आगे का क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा समय भी लग सकता है आपको सॉल्व करने में, लेकिन बेस्ट 2021 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये ध्यान रखो कि जो वेव है फिलहाल वो आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करती हुई नजर आ रही है। दोनों कंपोनेंट है, डॉट वाला बी का मान लो, ये ई का मान लो, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी डायरेक्शन का जो वेक्टर है वो प्लस आई कैप होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सुपर सुपर, ये याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बता रहा है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो बताओ ई वेक्टर क्या होगा और बी वेक्टर क्या होगा। 4 ऑप्शन है, आप तुक्का तो नहीं मार सकते, आपको हर ऑप्शन को सेलेक्ट करके देखना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन में ई और बी का कंपोनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई कैप का आंसर दे। प्लस आई कैप होना चाहिए बाय द वे, है ना, कुछ भी हो बस प्लस आई कैप होना चाहिए। तो अगर कोई बच्चा पहला ऑप्शन ले ले तो जो पहला कंपोनेंट है वो उसने बोला ई का, दूसरा बी का, तो पहला अगर मैं ई का मान लूँ, देख लो आप, माइनस जे प्लस के, और दूसरा बी है, इसको मान लूँ माइनस जे प्लस के, ठीक है बॉस, ठीक है। ई क्रॉस बी निकाल दो, मैं एक करके दिखा रहा हूँ आपको, जैसे वहां मैंने समझा था यहाँ करके दिखा रहा हूँ। अब देखो ई क्रॉस बी, पहले जे प्लस के को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं माइनस जे प्लस के साथ। क्या सेम ही है क्या यार? तो सेम ही है, मतलब ये तो नहीं आने वाला, दोनों में सेम ही एलिमेंट्स है, फिर भी चलो देख लेते हैं। जे को इसमें मल्टीप्लाई करो, सेम वेक्टर को मल्टीप्लाई करने क्रॉस में कोई फायदा नहीं, जीरो हो जाता है, तो जे को इसमें मल्टीप्लाई करो, तो माइनस एज इट इज रखना, जे क्रॉस के लिख लो, फिर के को इसमें मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो के क्रॉस जे लिख लो। ऑर्डर सेम है, ध्यान रखना, पहले ये वाले इसमें मल्टीप्लाई होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट है, और के को के में मल्टीप्लाई करके जीरो आएगा, उसको करने की जरूरत नहीं है। देखो बच्चों, जे क्रॉस के होता है आई कैप, माइनस के क्रॉस जे क्या होगा, इसका उल्टा ही होगा भाई जी, इसका उल्टा ही होगा ना, हाँ, तो दिस इज माइनस आई कैप, ठीक है। तो माइनस आई कैप, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आई कैप, ये तो जीरो आ गया, ये क्रॉस प्रोडक्ट तो जीरो आ रहा है, तो मतलब इसमें आई कैप तो है ही नहीं, तो दिस इज नॉट करेक्ट कंपोनेंट, दीज कंपोनेंट्स आर नॉट करेक्ट। ये तो पैरेलल हो जाएंगे, फील्ड ही पैरेलल हो रहे तभी तो जीरो आएगा भाई, ये तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो आई का कोई भी आंसर आई के कैप में आना चाहिए, क्योंकि उसने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो यार सर अब क्या करें बच्चों, एक और देख लेते हैं। अच्छा, जो बी ऑप्शन है ना, देखो उसमें भी जे प्लस के है, जे प्लस के है दोनों में, तो वो भी नहीं बनेगी बात अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि सेम सेम साइन जा रहे हैं, सेम सेम साइन। तो सी पे चलते हैं डायरेक्ट, ठीक है, सी पे चलते हैं। तो सी ऑप्शन क्या है, देखो माइनस जे, हालांकि आप बी चेक कर सकते हो भाई खुद में, तो ये पहले ई का ले लेते हैं क्रॉस, ये ले लेंगे माइनस जे माइनस के, चलो भाई इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो बच्चों क्या आएगा, पहले जे को जे के साथ तो करना ही नहीं, क्रॉस में जीरो होता है, जो जे के साथ, तो पहले माइनस माइनस प्लस कर दो और जे क्रॉस के लिख दो, ठीक है सर। फिर के को इसके साथ करेंगे, केवल के साथ तो करेंगे ही नहीं, और माइनस पहले लिख दो, तो के क्रॉस जे लिख देंगे। तो बच्चों जे क्रॉस आई कैप माइनस के क्रॉस इसका उल्टा है, तो माइनस आई कैप, माइनस माइनस प्लस, ओ 2 आई कैप, 2 तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन तो आ गई ना पॉजिटिव में, दिस इज करेक्ट। मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होना चाहिए, दैट इज माइनस जे प्लस के, और बी वेक्टर क्या होना चाहिए, माइनस जे माइनस के। ये आपके पेयर करेक्ट है, वाओ, आ गया ना समझ, यस यस यस। इस टाइप के क्वेश्चन है, आराम से आएंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको अब होनी नहीं चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको पढ़ते ही कर लेना चाहिए, हालांकि मुझे लेना चाहिए था, चलो मैंने ले लिया तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं वैसे भी, ठीक है। द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैंने क्या बोला था, इंटेंसिटी एनर्जी जो होती है, यू नो, टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया, राइट, जो बनेगी, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की और इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की बच्चों सेम कंट्रीब्यूशन होता है, दोनों का सेम होता है, ये मैंने पहले बताया और आपको पता भी होना चाहिए। तो इनका आई थिंक रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो तो 1 ही आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली का भी और मैग्नेटिक फील्ड वाली का भी, तो 1:1 ही आएगा, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो याद रखना कंट्रीब्यूशन दोनों का एनर्जी का सेम ही रहता है, डेंसिटी इंटेंसिटी आपके सामने है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आप पढ़ लो, और फिर से डायरेक्शन वाला आ गया, ये अच्छी बात है, एक और क्वेश्चन डायरेक्शन वाला आ गया तो आपको कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। उसने बोला ईएम वेव इज प्रोपोगेटिंग इन अ मीडियम विद द वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी दे रखी है v वेक्टर इज इक्वल टू v आई कैप। तो अगर ये इसको वेलोसिटी है और वो आई कैप में और वो भी पॉजिटिव, तो मतलब अगेन
जो वेव है आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रही है, मतलब उसका आई वेक्टर है, तो बताओ उसका बी वेक्टर और ई वेक्टर के कंपोनेंट क्या होंगे। ठीक है, अब उसने बोला इंस्टेंटेनियसली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस ईएम वेव इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। उसने पहले ही बता दिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसने बता दिया है। ठीक है, और वेव इधर को जा रही है तो इधर होना चाहिए ना भाई आपका, सीधी सी बात है। अगर ई आपका कुछ भी है वो जी डायरेक्शन में पॉजिटिव पे जा रहा है तो प्लस आई कैप कब आएगा, जब आपका बी प्लस के पे होगा। क्यों सर, क्योंकि जब ई क्रॉस बी करोगे बच्चों तो जे क्रॉस प्लस का के लोगे तो जे क्रॉस के ही तो प्लस का आई आएगा। ये तो कुछ करना ही नहीं था, बस आपने देखना है कि कौन सा होगा। उसमें बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए एम वेव का, प्लस जेड डायरेक्शन होनी चाहिए, प्लस जेड पे ही तो आएगा, समझ गए, प्लस जेड पे ही तो आएगा, प्लस जेड पे ही तो प्लस के कैप आएगा, उसको मल्टीप्लाई करके तभी तो प्लस आई कैप आएगा जो उसने बोला है। ले कर लो बात। ओके, नीट के धुरंधर खिलाड़ियों, बात कुछ ऐसी है कि भाई ऐसी है, बस पढ़ते रहो, मस्त तरीके से रिवाइज करते रहो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहो, डर भगाते रहो। ठीक है, उसने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी ERMS वैल्यू दे रखी है, ध्यान से समझना, नॉट पीक वैल्यू, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ, देखो पीक वैल्यू निकालनी मैग्नेटिक फील्ड की, तो आप क्या करेंगे, चूंकि हमें ERMS वैल्यू दे रखी है और आपको पता है ERMS होता है E0 बाई √2, तो यहाँ से E0 निकाल लो पहले। ठीक है, √2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6√2 आ जाएगा सर, बिल्कुल, बस C इक्वल टू होता है E0 बाई B0, तो B0 निकालने के लिए देखो भाई B0 निकालना तो E0 पता होना चाहिए ना, ERMS दे रखा है, फॉर्मूला AC में सबने पढ़ा है लास्ट लेक्चर, राइट। तो E0 बाई C एंड दैट इज 6√2 और C होता है 3 इंटू 10 की पावर 8, यह आ गया 2 बच्चों, तो 2√2 इंटू 10⁻⁻8 आएगा। सॉल्व करना चाहते हो तो 1.414 मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, हो गया। अब लगातार 2 क्वेश्चन मेरे कराने लायक नहीं है, जस्ट पढ़ो और टिक करो, हो जाएंगे। तो मजा आ रहा है, मस्त तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, उनको अप्लाई कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं। 8 नंबर हर बच्चे के आएंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। आप सिलेक्टेड टॉप 12-15 चैप्टर को बेहतरीन तरीके से मास्टर करके जाओ, फिर देखो आपकी 120 प्लस तो ईजिली आ जाएंगे, 30 भी कर सकते हो, 40 भी कर सकते हो, फिर तो आप यार देखो एक प्रैक्टिस होती है, एक तरीका होता है रिवीजन का, उनको अप्लाई करने का, बेस्ट रिवीजन बनाने का, वो आपको आना चाहिए। सीरीज के थ्रू आपको कंप्लीटली दूंगा, मैं हर बच्चे को दूंगा जो इसको देख रहा होगा, है ना, तो ये मान के चलो आप। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करना है। इनको प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं आप सबको बताइए, एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेटिंग अभी तो बताया था, एक्सेलरेटिंग चार्ज का यूज करेंगे भाई, बाकी नहीं। ये चार्ज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या बात कर रहे हो, हटाओ हटाओ, स्टेशनरी चार्ज बिल्कुल हटा दो, चार्जलेस पार्टिकल खत्म कहानी, एंड एक्सेलरेटिंग चार्ज, यस, बस हो गया। अभी तो बताया था, आप भी बताया था भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखो ये क्वेश्चन ना फॉर्मूले वाले बहुत आते हैं, इसलिए फॉर्मूले याद होने चाहिए। रेडिएशन एनर्जी E है, फोर्स नॉर्मली ऑन अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मान लिया बच्चों कोई सरफेस है ये वाला, और इस पर रेडिएशन एनर्जी फोर्स कर रही है बिल्कुल 90 डिग्री पे, देख लो ये रेडिएशन है, ठीक है, ये रेडिएशन है और इनकी जो एनर्जी है वो ई दे रखे 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही है, परफेक्टली रिफ्लेक्ट है, यानी बिल्कुल टकराएगी और 90 डिग्री से वापस 180 डिग्री से वापस रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, है ना। ओके ओके ओके, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है तो नॉर्मली जिस तरीके से इंसिडेंट होगा उसी पाथ से वापस रिटर्न कर जाएंगे। इफ द सरफेस, नो 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 नो, द मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस, मोमेंटम पूछा है यार, अगर मोमेंटम पूछेगा बच्चों, मैंने अभी तो बताया था मोमेंटम क्या होता है, एनर्जी ओवर सी होता है, लेकिन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो 2 टाइम्स कर दो, बस खत्म। 2E/c, कुछ नहीं करना, प्रेशर नहीं पूछा, मोमेंटम पूछा है, प्रेशर होता है तो इंटेंसिटी होती है की जगह। ओके बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना भाई, इस प्रकार उसको कर लेना है जल्दी से, सेम डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट फॉर्मूला देख लेंगे। उसने बोला लाइट विद एनर्जी फ्लक्स, ओ अगर वो बोल रहा है कहीं पे एनर्जी फ्लक्स, बच्चों ध्यान से समझना, इसकी यूनिट पे ध्यान देना, इससे आपको पता चलेगा, दैट इज 10⁴ वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट क्या होता है, पावर होती है, या वॉट पर मीटर स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, पावर, ठीक है, पर एरिया, पर यूनिट एरिया, पावर को लिख सकते हो एनर्जी पर यूनिट टाइम इनटू एरिया, यानी टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो स्ट्राइक कर रही है उसको एनर्जी फ्लक्स कहते हैं। तो इनडायरेक्टली ये इंटेंसिटी तो है, इंटेंसिटी ही तो है, इनडायरेक्टली ये इंटेंसिटी की वैल्यू ही तो है, आप समझ रहे हो, जो भी वहां पे रेडिएशन होगी, पावर जो स्ट्राइक कर रही है पर यूनिट एरिया, दैट इज योर इंटेंसिटी गाइस, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस गाइस। ठीक है, अब बच्चों आपसे पूछा क्या गया है ये देख लेते हैं पहले। फोर्स परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल कर रहा है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग,
ठीक है, ये जरूर देख लेना। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। फिर क्या पर बोल रहा है, एरिया दे रखा है, एरिया सरफेस एरिया कितना दे रखा है सर, दैट इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसको कन्वर्ट कर लेंगे 15 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में आ जाएगा ना भाई। एरिया दे दिया। द एवरेज फोर्स एग्जेक्टेड ऑन द सरफेस, कितना एवरेज फोर्स एक्ट कर रहा होगा, बताया था मैंने, जब इंटेंसिटी गिवन हो, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो, तो फोर्स क्या होता था, याद करो, 2IA/C, क्योंकि फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स अपॉन एरिया होता है 2I/C, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल, सब कुछ दे दिया अब आपको। तो देखो भाई 2, व्हाट इज आई की वैल्यू कितनी है, इंटेंसिटी जो उसका फ्लक्स एनर्जी 25 10⁴, व्हाट इज एरिया 15 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, व्हाट इज सी 3 इंटू 10⁸ सॉल्व कर लो गाइज, ये आ गया 5, ठीक है, ये हो गया 25 इंटू 2 50, 3 से जब आप इसको कैंसिल कर रहे हो तो 5 आ रहा है, 25 इंटू 2 कर रहे हो तो 50 आ रहा है, 50 इंटू 5 यानी 5 5 25, 250 होना चाहिए यार, दैट इज 250, और ये पूरा पावर कैंसिल हो रहा है, माइनस में प्लस में है, और यहाँ से जाएगा माइनस का 8, तो यहाँ पे हम 2.50 लिख सकते हैं, यानी 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया तो -6 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर फोर्स, इतना न्यूटन आपका फोर्स बनेगा। तो हैव ए लुक गाइस, थोड़ी सी कैलकुलेशन पे आपने ध्यान देना है और उस तरीके से आप करेक्ट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी देखो यूटिलाइज हो गया, मस्त तरीके से हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, और इसी तरीके से क्वेश्चन आते रहेंगे, हम सॉल्व करते रहेंगे, मस्त तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे भाई, धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम गाइस। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए, क्या है उसकी कहानी। ओके, उसने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 मेगाहर्ट्ज, और 3 मेगा मतलब 3 इंटू 10⁶ हर्ट्ज, ओके, एंड पासेस फ्रॉम वैक्यूम इनटू ए डायरेक्ट्रिक मीडियम, वैक्यूम में है, उसके बाद वो डायरेक्ट्रिक मीडियम में एंटर कर रहे हैं, और डायरेक्ट्रिक मीडियम में एंटर कर रहे हैं, रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है, रिलेटिव परमिटिविटी, व्हाट इज दैट 4, रिलेटिव परमिटिविटी बच्चों दे रखी है 4, देन बताओ क्या होगा, बताओ उसकी वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा जब वो वैक्यूम से मीडियम में एंटर करती है। बाय द वे, वेवलेंथ पूछे या फ्रीक्वेंसी पूछे, वेवलेंथ के लिए हम तुरंत निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने बोला कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी किस तरीके से चेंज होगी, डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएंगी, या सेम रहेंगी, क्या रहेंगी। बच्चों जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी रेयर मीडियम से डेंसर में एंटर कर रही है, जैसे रेयर से अगर डेंसर में एंटर कर रही है मान लिया, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है वही फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, बट वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। क्यों, देखो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, अगर मैं आपको बताऊं, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, C/√εr इंटू μr, यही होती है। कूल है, सुपर कूल है। अब अगर आप ध्यान से देखो, उसके एप्सिलॉन आर को 4 बनाया, मतलब मैं अगर इसको कांस्टेंट ले रहे हैं हम, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल √εr, इसके अकॉर्डिंग तो चेंज हो ही जाएगी ना भाई, v तो चेंज हो ही जाएगी। तो क्या होगी सर v चेंज, आप देख लो यहाँ पे, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे v को, देखो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो 4 है तो 1/2 होगी, यानी स्पीड जो भी आएगी, यानी v को अगर मैं लिखूंगा c/√, इसको मैं अगर हटा दूँ थोड़ी देर के लिए तो 4, तो मैं लिखूंगा c/2, यानी जो स्पीड है वो हाफ हो रही है बच्चों, हाफ हो रही होगी ओरिजिनल से, और v इक्वल टू होता है एफ लैम्डा, एफ सेम रहेगा, v डायरेक्टली लैम्डा, तो वेवलेंथ भी हाफ होगी अगर स्पीड हाफ हो रही है, मतलब वेवलेंथ हाफ हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर टेक्निक, दिस इज योर फॉर्मूला, बेस्ट। तो किस तरीके से उसने यूज करा दिया आपके सामने, ठीक है भाई, कूल है, सुपर कूल है। चलो भाई बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए, तो क्या है उसकी कहानी, मेरी जुबानी कैसे सॉल्व करेंगे, मस्त। देखो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमारे रिवाइज हो चुके हैं, अब इसमें कुछ है नहीं, अब स्पेक्ट्रम वाले क्वेश्चन बचेंगे, उनको तो हम ऐसे उड़ा देंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है उनकी कहानी, ठीक है। उसने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द EM वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है, कमाल हो गया सर, क्या दे रखी है सर, 40 cos of kz -6 इंटू 10⁸ और आई कैप। देखो भाई समझो, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप के साथ लिखा गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और यहाँ पे k के साथ z है, तो जो आपकी डायरेक्शन ऑफ वेव है वो z एक्सिस पे है, ये z एक्सिस है, तो वेव आपकी इधर को ट्रैवल कर रही होगी। ये समझ में आ गया कैसे कहानी पढ़ते हैं, यस सर। तो बताओ वैल्यू ऑफ वेव वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। बच्चों वेव वेक्टर होता क्या है बाय द वे, ठीक है, यानी k की वैल्यू पूछ रहा है, वेव वेक्टर जो होता है बाय द वे वो k होता है, k को कहते हैं प्रोपोगेशन जो कांस्टेंट है, ठीक है। तो भाई k कैसे निकालोगे, k आएगा सर 2π/λ से, बिल्कुल सर, यहां से आएगा। तो सर हम लैम्डा कहां से निकालेंगे, तो बच्चों यहां ओमेगा पता है, और आपको मैं बता दूं स्पीड ऑफ लाइट को हम कैसे लिखते हैं, देखो v इक्वल टू एफ लैम्डा होता था, और जो वेव है वो कहां पे ट्रैवल कर रही है, दे आर ट्रैवलिंग इन वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट c होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी आप यहां से निकाल सकते हो, तो f इंटू लैम्डा, तो लैम्डा बच्चों आ जाएगा c/f। ओ यस, इसी से निकल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे को पता है t का कोफिशिएंट ओमेगा होता है, तो ओमेगा को हम लिखेंगे 2πf, और यहाँ पे इसको लिखेंगे 6 इंटू 10⁸
2πf, तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, पाई नीचे, तो 10 की पावर यानी 3 इंटू 10 की पावर 8 बाय पाई आएगा। दिस इज योर फ्रिक्वेंसी गाइज। तो लैम्डा यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 और डिवाइड में फ्रिक्वेंसी आएगी 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8, है ना, इतना ही आ रहा है ना, बाई पाई, पूरा कैंसिल, लैम्डा ऊपर जाएगा तो लैम्डा पाई के इक्वल आएगा। चेक करें बच्चे, चेक कर लो, लैम्डा जो आ रहा है वो पाई के इक्वल आ रहा है, ठीक है, कूल 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 कूल, 6 इंटू दिस 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 दिस, ओके, और पाई को हम क्या लिखेंगे 3.14 के आसपास। तो यार ये जो वैल्यू निकल के आई है ना, ये लैम्डा की आई है, हमें तो के चाहिए था ना भाई। मैं भी सोच रहा हूँ यार ये तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई, है तो है लेकिन 3 है, लेकिन हमें लैम्डा थोड़ी चाहिए था। यहाँ से निकालो तो के आ जाएगा 2 पाई और लैम्डा की वैल्यू तो पाई है, डायरेक्ट इनपुट कर दो, ये खत्म, देखो 2 आ गया। तो भाई के आ रहा है 2 और के की यूनिट तो आपको बताइए 2 पाई बाई लैम्डा यानी पर मीटर होगा, पर मीटर, या 2 मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आपको घुमा सकता है, लेकिन आपने घूमना नहीं है, इसको घुमाना है, आपने सॉल्व करके आना है। देखो हर क्वेश्चन को करने का बेस्ट टेक्निक होता है कि बच्चे का ना माइंड स्ट्रांग हो जाता है, उसको पता होता है ऐसा क्वेश्चन आएगा ना मैं ऐसे टैकल कर लूंगा। यही सीखना है, यही रिवीजन का मतलब होता है भाई, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है भाई, शायद थियोरेटिकल सा है भाई, वैसे भी कर ही लेंगे, मैं पढ़ देता हूँ, आप कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसलिए करा रहे हो क्योंकि प्रॉपर्टीज पे है, सारे प्रॉपर्टीज मैंने लिखा है जो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे सर? पहला, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अटेन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एट द सेम प्लेस एट सेम टाइम। ना 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 ना, फोर्स पूछ रहा है तो सही हो गई भाई, क्योंकि इक्वली यू नो वेरी करती है, उसी तरीके से जहाँ मैक्स हो रही मैक्स होंगी, मिनिमम हो रही मिनिमम होंगी, ठीक है, बिल्कुल सही है। द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये तो बिल्कुल सही है, एनर्जी डिवाइडेशन तो दोनों का सेम ही रहता है, कितनी बार तो कर ही लिया है। और हमने फोल्स बताना है, बोथ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल, नहीं परपेंडिकुलर होते, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, पैरेलल तो नहीं होते, तो यही ठीक है, यही ठीक है, यही फोल्स है। दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम और प्रोपोगेशन, नहीं 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 नहीं, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो करेक्ट है हमारा, बोथ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेव। परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेव तो होते हैं, लेकिन दोनों परपेंडिकुलर भी होते हैं, पैरेलल नहीं होते हैं, बस हो गया, देख लो, सॉल्व कर लो मस्त तरीके से, कोई टेंशन नहीं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन से रिलेटेड है, अगेन हर बच्चा कर सकता है, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो 0 दे रखी है, और एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2.5 कॉस ऑफ, मैं ये न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट हटा रहा हूँ, और फिर आप लिखेंगे 2 पाई 10 की पावर 6, और ये रेडियन पर मीटर में इस तरीके से है, इंटू टी, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, माइनस पाई इंटू 10⁻², और इसके साथ आएगा एक्स, मैंने ऐसे लिख दिया, चलेगा भाई, बिल्कुल। यानी टी का कोएफिशिएंट होता है ओमेगा, एक्स का कोएफिशिएंट होता है के, बस इतना समझ में आना चाहिए बच्चों को, ठीक है। देन द वेव इज, बताओ वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, भाई माइनस है तो हम लिखेंगे अलोंग पॉजिटिव, और यहाँ एक्स है एक्स एक्सिस, ये ध्यान रखना है, ये तो हो गया, ऑप्शन ढूंढ लो, ऐसे आंसर मिल जाएगा। मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन विद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकालो, ओमेगा इक्वल टू कितना है 2 पाई 10 की पावर 6, और इसको क्या लिखोगे 2 पाई एफ इक्वल टू 2 पाई इंटू 10 की पावर 6, ये वो कैंसिल, फ्रीक्वेंसी आ गई 10 की पावर 6 हर्ट्ज। यस, फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए, पहले ऑप्शन में ठीक है फ्रीक्वेंसी, लेकिन वेवलेंथ चेक करनी पड़ेगी बच्चों। वेवलेंथ यहाँ से मिलेगी, के इक्वल टू आपके पास होता है दैट इज -2, और के को लिखते हैं 2 पाई बाई लैम्डा, तो पाई इंटू 10⁻², ये होगा कैंसिल, लैम्डा आ जाएगा, इसको नीचे लेके आओ, 2 बाई 10⁻², ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये तो 200 आ रही है। वेवलेंथ आपके 200 मीटर होनी चाहिए, पहले में 100 मीटर है, दूसरे में पॉजिटिव डायरेक्शन पे जा रही है, फ्रीक्वेंसी 10⁻6 है, 200 है, बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, यही आंसर सही हो गया, यही आंसर सही हो गया, बस सिंपल इजी मैन। इक्वेशन पता है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आता है, हर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग बेस्ट तरीके से। हाँ सर, ये बात तो अब मेरे को समझ में आ गई है कि बिल्कुल सॉल्व हो रहा है ठीक है। अब बच्चों टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, क्वेश्चन वाले को तुम्हारे से टेंशन होनी चाहिए कि ये बच्चे होशियार होके आ रहे हैं, बहुत प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, रिवीजन करके आ रहे हैं, समझ के आ रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन घुमा घुमा के दिए जाते हैं और कैसे हम घुमा घुमा के उनको फोड़ के आएंगे, तोड़ के आएंगे ठीक है। मज़ा आएगा नीट के एग्जाम में, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, आपको मज़ा आएगा, वहाँ फील गुड होगा, एनर्जी वाइब्रेशन जो होगी ना वो अल्टीमेट होने वाली है, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे फास्ट फास्ट फास्ट, बस प्रैक्टिस करते रहना दोस्तों, क्योंकि सारा खेल तो रिटन प्रैक्टिस का है। आप कितनी रिवीजन, कितना प्रैक्टिस लिख लिख के कर रहे हो, कितनी ज़्यादा कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट होता है। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी मेरी जुबानी, हालांकि 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 आपको करना चाहिए, लेकिन उसने पूछा है, उसने बोला एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट आर द परमिटिविटी मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन वैक्यूम एंड एप्सिलॉन एंड म्यू आर द मीडियम वैल्यूज इन मीडियम देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी तो बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों होता ही है म्यू आर एप्सिलॉन आर,
ठीक है। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो कैसे लिखोगे भाई? म्यू आर की जगह क्या लिख दोगे आप? आपको पता ही है आपका जो मीडियम की परमेबिलिटी होती है वो म्यू नॉट म्यू आर होती है। तो म्यू आर क्या होगी? इसका और इसका रेशियो, यानी म्यू बाई म्यू नॉट। वैसे ही एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, खत्म कहानी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप क्या लिख सकते हो? दिस इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये और ये मिक्स मत कर देना इसको। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, समझ गए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों इसको लिख सकते हो आप मीडियम वाले प्रोडक्ट, वैक्यूम वाले प्रोडक्ट। दिस इज योर आंसर। कोई टेंशन नहीं, फॉर्मूला याद है, अपने आप कन्वर्ट कर लोगे, मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। चलते आगे क्वेश्चन की तरफ। आप देखो यार, आप फंस नहीं रहे हो। जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने रिवाइज आपको कराए थे वो सारे मैक्सिमम यूज हो रहे हैं, आप फंसोगे नहीं। क्वेश्चन करने में हम कब फंसते हैं? जब फंडामेंटल हमारे क्लियर नहीं होते हैं। और कैलकुलेशन तो चलो डिफरेंट बात है, लेकिन जब फॉर्मूले याद ना हो, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो देखो सारे न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने तुम्हारे एग्जाम के किए जा रहे हैं, कहीं नहीं फंस रहे आप। सारे कॉन्सेप्ट हमें कहीं ना कहीं पता है, ठीक है, इतने सफिशिएंट होते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके, विच इज बेस्ट suited to observe a particle of radius this is of the order of। बच्चों जब ऐसा क्वेश्चन आए ना कि मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, अगर वहां ऑब्जर्वेशन की जा रही है एक पार्टिकल की जिसकी रेडियस दे रखी है 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर, ठीक है, तो किस ऑर्डर की होगी वो फ्रीक्वेंसी? तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में मान लें हम, तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेंगी, ये भी क्लियर है। और उसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो हमें पता है c = f लैम्डा होता है। अगर हमें उसकी वेवलेंथ मिल जाए, तो ये जो रेडियस है ना, जिस रेडियस की ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हो, देखो 3 × 10⁻⁴ में है और सेंटीमीटर में है, तो ये 3 × 10⁻⁻, सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो -6 ऑर्डर की हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ मान सकते हैं, उसी ऑर्डर की तो है, सेम सेम। अगर आप देखो मैंने ऑर्डर लिखा था आपको, -6 भी होता है, 4 भी होता है, -2 भी होता है कि नहीं? यस सर। तो हम इसको वेवलेंथ मानेंगे, बस समझ लो बस। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा c/λ 3 × 10⁸ और लैम्डा आपका हो गया 3 × 10⁻⁻6। ये कैंसिल, इसको ऊपर लेके जाओ तो 10⁻14 हर्ट्ज हो गया ना। इस ऑर्डर की होगी फ्रीक्वेंसी, 14 हर्ट्ज ऑर्डर की होगी। खत्म, ऑर्डर ही पूछ रहा है, 10⁻14। इस ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 2022 में आता, मैंने बोला था ना आगे आएंगे, तो 2022 में एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा। 2020 का भी है, इसमें 19 का भी है, सबके है। देखो बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को आप देखो, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 है ना, मैचिंग प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम लिखे एक साइड, दूसरी में उनकी वेवलेंथ लिखिए। अगर आप AM रेडियो वेव की बात करो, AM रेडियो वेव, आपको पता है रेडियो वेव की मैक्सिमम जो रेंज है वो आपको पता ही है। रेडियो वेव्स AM हो FM हो, ये पॉजिटिव में जाएगी, लेकिन AM की होगी 10⁻², इसमें 2 ही है मीटर की रेंज में है। तो जो पॉजिटिव में पावर है 10 की पावर और 2 है, एक ही है, तो वो रेडियो वेव की ही होगी, पक्का मैच करा दो। माइक्रोवेव -2 में होता है, तो ढूंढो। -2 है बिल्कुल, यानी जो माइक्रोवेव है ये तो आप खुद ही भी कर लेंगे यार, 10⁻² मीटर के ऑर्डर में होंगी। बाकी रिमेनिंग आप जो सबसे लीस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको जो स्पेक्ट्रम, मैंने एक आपको रिलेशन बता दो, पता होना चाहिए। इंफ्रारेड का देख लो आप, इंफ्रारेड का भी आपको मिल रहा है इसमें। एक्सरेज सबसे लास्ट में आएंगी, -10 में आ जाएंगी, तो इंफ्रारेड का -2 पे चला जाएगा, -2 बोल रहा हूँ, -4 पे चला जाएगा। इंफ्रारेड -5 आई थिंक मैंने लिखा था, तो उसी की रेंज में रहेगा, -4 आ गया। और आपकी जो एक्सरे होती है वो भी मैंने लिखा था आपको, दैट इज 10⁻10 मीटर की रेंज में रहेगा। यस, और लास्ट 10⁻12 का रेंज आपका गामा रेज का होता है। तो ये तो हर बच्चा मैच करा सकता था, कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं। तो क्या है वो क्वेश्चन, देख लेते हैं। द कंडीशन अंडर विच द माइक्रोवेव ओवन, ओ यूज करते हो ना भाई, माइक्रोवेव ओवन की बात कर रहे हैं ना। यस, तो जो माइक्रोवेव ओवन होता है जिसमें आप चीज़ों को रख के गर्म करके खाते रहते हो, हीट्स ऑफ ए फूड है ना, कोई फूड उसके अंदर आपने रख दिया, उसको हीट कर रहा है। आइटम कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल, वो जो भी फूड का आइटम आपने रखा है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। मोस्ट एफिशिएंटली किस कंडीशन में, क्या कंडीशन होगी, किसके अंडर माइक्रोवेव ओवन उसको हीट अप करेगा, उस आइटम जिसमें वाटर मॉलिक्यूल है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, उसके लिए आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी होगी ना माइक्रोवेव की, जो फ्रीक्वेंसी होगी माइक्रोवेव की, दैट मस्ट, ये मैच कर जानी चाहिए, इक्वल हो जानी चाहिए किसकी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट है ना, यही हम यहाँ पे बात करेंगे, रेजोनेंट है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स, बस ये याद रखना है, ये कंडीशन याद रखनी। यानी जिस समय माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी, जो उसमें जो भी फूड आइटम आपने रखा उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है उनकी रेजोनेट फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी, तो एफिशिएंटली माइक्रोवेव उसको हीट अप करेगा। बस दिस इज द नेसेसरी कंडीशन बेसिकली, और इस कॉन्सेप्ट पे ये बनाया जाता है, बस सिंपल
ये याद रखना। दिस इज द कंडीशन। आपको ये भी पता चल गया माइक्रोवेव ओवन में जो सिचुएशन आ रही है वो हीटअप कैसे कर पाता है। तो इस तरीके से जब फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे तो हीटअप करेगा ना भाई, ऑब्वियसली, राइट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी मेरी जुबानी जल्दी देख लेते हैं। आप पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो और सॉल्व कर दो। अब तो आप खुद कर लेंगे, ठीक है। क्या सर? देखो कमाल है, तुम्हारे साथ हमारे साथ हम सबके साथ होता है। गर्मियों के दिन है, हालांकि यहाँ गर्मी ज्यादा अभी नहीं है, आप देख सकते हो, राइट। लेकिन गर्मियों के दिन है भाई। देखो, वी कंसिडर द इफ वी कंसिडर द रेडिएशन इमिटेड बाय द ह्यूमन बॉडी, मतलब हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उससे जो रेडिएशन निकल रही होंगी, मतलब एक तरीके से जो इमिट हो रही होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दैम, राइट। ओके सर, द रेडिएशन इमिटेड लाइज इन द अल्ट्रावायलेट, मतलब वो ये कह रहा है जो ह्यूमन बॉडी से जो रेडिएशन इमिट होती है वो किस पर्टिकुलर जो वेव है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, किस के अंडर वो आती है। तो वो बोल रहा है कि भाई वो आएंगी अल्ट्रावायलेट रीजन में, हैंड्स इज नॉट विजिबल, इसलिए वो दिखाई नहीं देती। अल्ट्रावायलेट में नहीं। देखो एक चीज मैं बता दूं, ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें, जो ह्यूमन बॉडी से जो रेडिएशन इमिट होती है, जो रेडिएशन इमिट हो, ये तो आपको याद रखना चाहिए, रेडिएशन जो इमिट होती है ना बच्चों, क्योंकि आप समझो इसको थर्मल रेडिएशन कहते हैं। थर्मल रेडिएशंस भी आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि ड्यू टू हीटिंग ही हो रहा है सब कुछ। तो थर्मल रेडिएशन समटाइम आप किसको बोलते हो? आप बोलते हो इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रीजन में ही आएंगे ना, इंफ्रारेड होगी भाई, नॉट एनी अदर। इंफ्रारेड रीजन ही होगा, नॉट एनी अदर। बस ये याद रखो, क्योंकि इंफ्रारेड में ही थर्मल रेडिएशंस यूज होंगी और उसी के अंडर वो आते हैं। तो ह्यूमन बॉडी से जो भी हीट निकल रही है, जो भी रेडिएशन हो रही है, इमिट हो रही है, दैट इज अंडर इंफ्रारेड रीजन। बस यही याद रखना है थर्मल रेडिएशन के रिगार्डिंग, ठीक है। इंटरेस्टिंग, दैट्स वाई मैंने लिया है, जिससे आपको ये चीज़ें पता रहे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन है, ये भी मैंने जस्ट मजे मजे में आपके लिए, खेलने के लिए, आपसे पूछने के लिए लिए है, कोई लॉजिक नहीं है। आप बच्चे जब सॉल्व करेंगे आपको खुद पता होगा, ठीक है। क्या है सर नेक्स्ट क्वेश्चन? देख लो ना भाई, उसने बोला ग्रीन हाउस इफेक्ट इज हीटिंग अप ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द हीटिंग अप ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर ड्यू टू इंफ्रारेड रेज। ऑब्वियसली, क्योंकि हीटिंग तो इन्हीं में होती है, इसी रीजन में होती है, इंफ्रारेड रेज ही होंगी। इंफ्रारेड अभी बताया मैंने। तो बस हीटिंग जो हो रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, हीटिंग अप द एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की, तो ड्यू टू दैट इज द इंफ्रारेड रेज। कूल, क्योंकि थर्मल रेडिएशन का तो कॉन्सेप्ट उसी में आता है। चलो भाई, ये भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जाने का नहीं, बने रहने का। तो भाई बच्चों, मेडिकल वाले छात्र एंड छात्राओं, तो आपके लिए तो बनता है, आपको तो पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स इज इन्वेस्टिगेटेड बाय यूजिंग, हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। सॉलिड्स का जो स्ट्रक्चर है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कौन से रेज यूज होती हैं भाई? ये तो आपकी रग रग में होना चाहिए। पहली कॉस्मिक रेज, एक्सरेज, ओ गामा रेज, इंफ्रारेड रेडिएशन। कौन सी यूज करते हो? एक्सरेज ही है भाई। सॉलिड की बात कर रहे हो, है ना। हड्डियां क्या हुआ, कहाँ है, सॉलिड वाला जो भी आपने स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट करना है, एक्सरे ही तो कराते हैं हम, है ना। चलो क्या बताऊँ मैं आपको, इससे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है ही नहीं। और बातों ही बातों में, ख्यालों में हमने अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया बेस्ट तरीके से। ये चैप्टर जिससे 2 क्वेश्चन, दोनों आसान और दोनों को हम सॉल्व करके आने वाले। अब अगर हर बच्चा इतने से कॉन्सेप्ट भी सीख लेगा, अप्लाई कर लेगा, न्यूमेरिकल कर लेगा, आई गारंटी उसके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले। और ऐसे ऐसे आप अपने कितने मार्क्स एड ऑन कर लोगे, थिंक अबाउट इट गाइस। इमेजिन करो, अगर आप शुरू से ऐसे पढ़ेंगे, शुरू से ऐसे पढ़ते पूरे साल से, तो आप कितने खतरनाक बन जाते। लेकिन इस ओके, अभी भी इस सीरीज को फॉलो करते हुए आप बेस्ट स्कोर करने वाले हो, ठीक है। बेस्ट स्कोर बच्चों, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। आप मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें, अपना कॉन्फिडेंस बना के रखें और मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हुए, रिटन प्रैक्टिस करते हुए, अपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए दिक्कतें आती हैं उनको इंप्रूव करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। और टेस्ट देते हुए जितने भी ज़्यादा टेस्ट दे सकते हैं, जितने भी ज़्यादा भाई उनको दो, उनकी गलती को सुधारो, आपका ऑटोमेटिकली रिवीजन बेस्ट हो जाएगा। मैं आपके साथ हूँ हमेशा। आपके नीट एग्जाम को बेस्ट तरीके से हम क्लियर करके आएंगे और फिजिक्स आपका जो कमजोर रहता है उसमें बेस्ट स्कोर करके आएंगे। डन। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। आप हेल्दी रहें, अच्छा खाना खाएं, अपना ख्याल रखें और मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।